ये वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। प्रिय विद्यार्थियों, मैं निर्मल सिंह इंडियन एकेडमी श्री गंगानगर यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि हम सबको विदित है, हम सभी लोग जानते हैं कि कुछ भर्तियां जो है वो सरकार के द्वारा अब पूर्ण की जाएंगी। जैसे बड़ी वैकेंसियों की बात करें, रीट, पटवार और कांस्टेबल, सभी लोग अपनी तैयारी में लगे हुए हैं। आप सभी को शुभकामनाएं। आपके इन सभी वैकेंसीज के अंदर जो भी आप किसी भी प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं, इसमें एक हिस्सा रहता है पढ़ने के लिए इतिहास। और इतिहास की बात करें तो विशेष तौर पे भारतीय इतिहास। हमें कुछ सेलेक्टेड टॉपिक दिए जाते हैं, अलग अलग कंपटीशन के अकॉर्डिंग हमें अलग अलग सेलेक्टेड टॉपिक दिए जाते हैं जो हमें पढ़ने पड़ते हैं। इतिहास की अगर हम बात करते हैं, भारतीय इतिहास की अगर हम बात करते हैं, तो भारतीय इतिहास को हम 3 भागों में डिवाइड कर देते हैं। प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास, जो हमें अलग अलग चरणों में पढ़ना पड़ता है। आज हम प्राचीन भारत के इतिहास से आपको एक ऐसा टॉपिक करवाने जा रहे हैं जो आपकी सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में लगभग होता है। और उस टॉपिक की अगर हम बात करते हैं तो उसका नाम है गुप्त वंश या गुप्त काल। गुप्त वंश की अगर हम बात करें, गुप्तों ने जो शासन किया था, इसी को भारत में कहा जाता है गुप्त काल। गुप्त काल, गुप्त वंश या गुप्त काल का जो समय हमें मिलता है वास्तविक तौर पे, वो 319 बीस से लेकर और 550 ईस्वी तक मिलता है। गुप्तों से पहले भारत को राजनीतिक एकता जो प्रदान की गई थी, वो मौर्य वंश के शासकों के द्वारा प्रदान की गई। मौर्यों से लगभग 600 साल बाद भारत में जो सर्वाधिक शक्तिशाली वंश उभर के आया था, उसी का नाम था गुप्त वंश। गुप्तों ने शासन किया और गुप्तों ने जिस जगह से शासन किया था, वो जगह हमें मिलती है पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र की अगर हम बात करें तो 2 नदियों के क्षेत्र है, जिसमें हमें नदी मिलती है गंगा। गंगा के साथ में दूसरी नदी हमें मिलती है सोन। गंगा और सोन नदियों के किनारे पाटलिपुत्र बसा हुआ है और पाटलिपुत्र ही गुप्तों की राजधानी थी। पाटलिपुत्र की अगर हम और बात करते हैं तो यह मगध जनपद का हिस्सा थी। मगध जनपद हुए हैं, जिसमें सर्वाधिक शक्तिशाली जो जनपद हुआ है उसी का नाम है मगध जनपद, और मगध जनपद की राजधानी थी पाटलिपुत्र। इसी पाटलिपुत्र को वर्तमान में कहा जाता है पटना। पटना शब्द जो सबसे पहले प्रदान किया गया था, वो प्रदान किया गया था शेर शाह सूरी के द्वारा। शेर शाह सूरी, जिन्होंने पाटलिपुत्र को पटना के नाम से संबोधित किया। इस पटना को सिख परंपरा में, पंजाबी परंपरा में पटना साहिब भी कहते हैं, क्योंकि सिख धर्म के 10वें गुरु
गुरु गोविंद सिंह जी का जो जन्म हुआ था वो भी कहां हुआ था, तो वो जगह भी कौन सी है, तो वो भी पटना है। गुप्त वंश के सभी शासक महान थे, सभी ने भारतीय इतिहास में अपना योगदान दिया। गुप्तों का समय अगर हम बात करें सांस्कृतिक दृष्टि से या हम कहें राजनीतिक दृष्टि से या हम कहें धार्मिक दृष्टि से, तो ये सब प्रकार से भारत का उन्नत काल था। यहां सांस्कृतिक उपलब्धियां भी प्राप्त होती हैं, राजनीतिक एकता भी प्राप्त होती है, धार्मिक उच्चता भी प्राप्त होती है। तो एक इतिहासकार हुए जिसका नाम हमें मिलता है के.एम. मुंशी, और के.एम. मुंशी ने गुप्त काल को भारत का स्वर्ण काल कहा था, यानी कि भारत का स्वर्ण युग, भारत का स्वर्ण काल किस समय को कहा जाता है, तो गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग या स्वर्ण काल कहते हैं। लेकिन ये किसने कहा था, तो वो कौन थे, तो उनका नाम हमें मिलता है के.एम. मुंशी। गुप्त काल को ही भारत का क्लासिकल, गुप्त काल को भारत का क्लासिकल काल कहा जाता है। इसी को पैरा क्लीन युग कहा जाता है। क्लासिकल काल, पैरा क्लीन युग, भारत का स्वर्ण काल या स्वर्ण काल को ही स्वर्ण युग भी कह सकते हैं। तो ये कौन सा काल है, तो उसको हम कहेंगे गुप्त काल। मौर्यों ने भिन्न भिन्न धर्मों को संरक्षण प्रदान किया, लेकिन जो गुप्त वंश के शासक थे, इन्होंने जिस धर्म को संरक्षण दिया था वो धर्म हमें मिलता है वैष्णव धर्म। वैष्णव धर्म को ही लिखा जाता है भागवत धर्म, यानी कि वैष्णव धर्म भी कह सकते हैं और हम इसको भागवत धर्म भी कह सकते हैं। वैष्णव धर्म में पूजा की जाती है भगवान विष्णु की। भगवान विष्णु की यहां पे जो है आराधना की जाती है। तो भगवान विष्णु में जो आस्था रखते थे वो कौन थे, तो गुप्त थे। वैष्णव धर्म में आस्था होने के कारण, भगवान विष्णु में आस्था होने के कारण गुप्त वंश के शासक एक उपाधि धारण करते थे, और इनकी उपाधि हमें मिलती है परम भागवत की उपाधि। कभी पूछा जाए कि परम भागवत की उपाधि किस वंश के द्वारा धारण की जाती थी या किस वंश के शासक धारण करते थे, तो गुप्त वंश के शासक भगवान विष्णु में वैष्णव धर्म में निष्ठा होने के कारण परम भागवत की उपाधि धारण करते थे। लेकिन परम भागवत की उपाधि सबसे पहले जिसने धारण की थी उसका नाम है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त द्वितीय। इन्हीं को कहा जाता है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, परम भागवत, शक्कारी, ये सब उपाधियां थी। लेकिन सबसे पहले परम भागवत की उपाधि अगर किसी ने धारण की थी तो वो कौन थे, तो उनका नाम हमें मिलता है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। गुप्तों के स्थल की बात करें कि इनका उत्पत्ति स्थल कौन सा था, जब हम देखते हैं गांगुली महोदय को, गांगुली महोदय, गांगुली महोदय लिखते हैं कि गुप्तों का जो उत्पत्ति स्थल था वो बंगाल था। यहां से ये निकले और बाद में इन्होंने मगध के क्षेत्र पे अधिकार किया। दूसरे नंबर पे अगर हम देखते हैं तो हमें मिलते हैं के.पी. जायसवाल। के.पी. जायसवाल, इनका मानना है कि जो गुप्त थे ये वास्तव में कहां के रहने वाले थे, तो इनका कहना है कि गुप्त पंजाब के रहने वाले थे। गांगुली ने कहा बंगाल के रहने वाले थे। के.पी. जायसवाल लिखते हैं पंजाब के रहने वाले थे। इसी प्रकार जब हम पढ़ते हैं वायु पुराण, जब हम वायु पुराण पढ़ते हैं या जब हम विष्णु पुराण का अध्ययन करते हैं, तो वहां जो हमें मिलता है, तो वहां मिलता है कि इनका जो स्थल था वो साकेत, या हम कह सकते हैं प्रयाग,
और ये कह सकते हैं कि बाद में इनका जो क्षेत्र रहा था वो कौन सा था, तो वो हमें क्षेत्र मिलता है मगध। यानी कि वायु पुराण के अनुसार गुप्तों की जो उत्पत्ति हुई थी वो साकेत प्रयाग यूपी का क्षेत्र है, यहां से हुई थी। लेकिन इन्होंने जो शासन किया था वो कहां से किया था, तो वो इन्होंने शासन जो है वो मगध से किया था। चीनी यात्री इति संघ, चीनी यात्री जो इति संघ है, इति संघ के अनुसार भी इनका जो क्षेत्र था वो मगध ही था। यहीं से ये शासन करते थे और यही इनका प्रारंभिक क्षेत्र था, ऐसा अलग अलग विद्वानों ने जो है कहा था। अलग अलग हमने देख लिया। गांगुली ने बताया बंगाल, केपी जायसवाल बताते हैं पंजाब। वायु पुराण विष्णु पुराण के अध्ययन से हमें जानकारी मिलती है साकेत, प्रयाग और मगध। जबकि चीनी यात्री इतिसंग लिखते हैं कि इनका प्रारंभिक स्थल और इनका राजनीतिक स्थल जो बाद में था वो कौन सा था, तो वो मगध ही था। गुप्तों के जानकारियां हमें भिन्न भिन्न स्थलों से प्राप्त होती है, भिन्न भिन्न साक्ष्यों से प्राप्त होती है। इसमें अगर हम देखें तो हमें गुप्तों की जानकारी किन किन साक्ष्यों से प्राप्त होती है। जब हम साहित्यिक दृष्टि से देखते हैं तो हमें बहुत सारे ग्रंथ उपलब्ध होते हैं। जब हम अभिलेख देखते हैं तो प्रयाग प्रशस्तियां जैसे अभिलेख प्राप्त होते हैं जिनसे हमें गुप्तों की जानकारी मिलती है। और कुछ सिक्के मिलते हैं, सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के और तांबे के सिक्के। इनसे भी हमें गुप्त वंश की जानकारी जो है वो उपलब्ध होती है। जब हम साहित्यिक दृष्टि से देखते हैं तो हमें एक पुराण मिलता है जिसका नाम है वायु पुराण। वायु पुराण हम सब जानते हैं हिंदू धर्म में 18 पुराण हैं। उन्हीं पुराणों में वायु पुराण, ब्रह्मांड पुराण और विष्णु पुराण, ये हमें गुप्त वंश के बारे में बहुत सारे तथ्य उपलब्ध करवाता है। दूसरे नंबर की अगर हम बात करते हैं तो दूसरे नंबर पे हमें एक नाटक मिलता है जिसका नाम है देवी चंद्र, देवी चंद्र गुप्तम। देवी चंद्र गुप्तम ग्रंथ की बात करें तो इनकी रचना जो की गई थी वो विशाख दत्त के द्वारा की गई थी। विशाख दत्त के द्वारा जो है देवी चंद्र गुप्तम जो है वो नाटक लिखा गया था। एक्चुअली में पूछ लिया जाए वास्तव में क्या है तो नाटक है। विशाख दत्त गुप्त काल की ही एक विभूति थी जिनके द्वारा भारत का पहला नाटक लिखा गया था मुद्रा राक्षस, जो भारत का पहला जासूसी नाटक है, जिसमें हमें जानकारी मिलती है कि चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य ने मिलकर के घनानंद की हत्या की थी। नंद वंश भारत में समाप्त हुआ था और भारत में मौर्य वंश की जो है उत्पत्ति हुई थी। वो नाटक हमें मिलता है मुद्रा राक्षस। लेकिन यहां गुप्तों की जानकारी जो उपलब्ध करवाएगा वो नाटक रहे थे विशाख दत्त। तीसरे नंबर पे अगर हम बात करते हैं तो हमें एक ग्रंथ मिलता है कीर्ति महोत्सव। कीर्ति महोत्सव या इसी को कहा जाता है कौमुदी महोत्सव। कौमुदी महोत्सव जिसकी रचना एक कवियत्री के द्वारा की गई थी और उस कवियत्री का नाम था वज्जिका। वज्जिका के द्वारा जो है इस ग्रंथ की रचना की गई थी और इस ग्रंथ के अनुसार गुप्त वंश के शासकों को शूद्र माना गया था। इसके बाद में हमें नाटक मिलता है मच्छकटिकम। मच्छकटिकम, मच्छकटिकम नाटक भी गुप्त काल में लिखा गया था और इसकी रचना की गई थी शूद्रक के द्वारा। शूद्रक के द्वारा जो है इसकी रचना की गई थी। ये सब ग्रंथ हमें जानकारियां उपलब्ध करवाते हैं और ये हमें जानकारी उपलब्ध करवाते हैं गुप्त वंश की। जैसे हमने देखा इनका उत्पत्ति स्थल, अलग अलग विद्वानों की अलग अलग राय थी। अलग अलग ग्रंथों में हमें इनकी अलग अलग जानकारियां जो है वो प्राप्त होती हैं। इसी प्रकार गुप्तों की जाति को लेकर के बहुत विवाद रहा था। गुप्तों की जाति को लेकर के जब विवाद रहा था तो हम कह सकते हैं कि गुप्त किस जाति के थे,
तो यहां भी विद्वानों ने अपने अलग अलग मत रखे थे। तो उसमें हमें पहला मत मिलता है, जिसमें एक व्यक्ति थे जिसका नाम था हेमचंद्र राय चौधरी। हेमचंद्र राय चौधरी लिखते हैं कि गुप्त वास्तव में ब्राह्मण थे। गुप्त कौन थे? तो गुप्त ब्राह्मण थे। ऐसा सिद्धांत, ऐसा मत जो प्रदान किया गया था, वो किसके द्वारा प्रदान किया गया? तो उसका नाम है हेमचंद्र राय चौधरी। दूसरे नंबर पे जाएं तो हमें मिलते हैं गौरी शंकर ओझा। गौरी शंकर ओझा। इसी के साथ में हमें मिलते हैं आरसी मजूमदार। आरसी मजूमदार के साथ में हमें मिलते हैं वासुदेव उपाध्याय। वासुदेव उपाध्याय। और ये लिखते हैं कि जो गुप्त थे ये कौन थे? तो इन्होंने अपना सिद्धांत, अपना मत दिया था कि ये वास्तव में क्षत्रिय थे। एक ब्राह्मण कह रहा है, एक गौरीशंकर ओझा, आरसी मजूमदार, वासुदेव उपाध्याय जैसे लोग इनको जो है क्षत्रिय कह रहे हैं। तीसरे नंबर पे हमें मिलती है रोमिला थापर। रोमिला थापर। रोमिला थापर के साथ में हमें मिलते हैं राम शरण शर्मा। राम शरण शर्मा। और इन्होंने लिखा था कि ये वैश्य थे। इनका मत था कि गुप्त जो है वो वैश्य थे। और चौथे नंबर की अगर हम बात करते हैं तो चौथे नंबर पे हमें मिलते हैं केपी जायसवाल। और केपी जायसवाल के अनुसार जो है गुप्त किस जाति से संबंधित थे? तो उन्होंने कहा कि ये शूद्र थे। विवादित मत है। कोई ब्राह्मण कह रहा है, कोई क्षत्रिय कह रहा है। रोमिला थापर जैसे लोग वैश्य बताते हैं, तो केपी जायसवाल ने गुप्तों के लिए शूद्र शब्द का प्रयोग किया कि निम्न जाति से, निम्न कुल से संबंधित थे। ऐसा जो है वो मत हमें प्राप्त होता है। लेकिन जब हम देखते हैं कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, इन्हीं चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की एक पुत्री हुई थी जिनका नाम हमें मिलता है प्रभावती गुप्ता। प्रभावती गुप्ता जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की पुत्री थी, इन्होंने एक ताम्रपत्र लिखवाया था जिसका नाम है पूना ताम्रपत्र। और पूना ताम्रपत्र में प्रभावती के द्वारा लिखा गया कि इनका जो गोत्र था वो धारण था। यानी कि प्रभावती यहां लिखती हैं पूना ताम्रपत्र में कि उनका जो गोत्र है वो क्या है? धारण है। लेकिन जब हम प्रभावती की वैवाहिक जीवन को देखते हैं तो प्रभावती की जो शादी की गई थी, प्रभावती की जो शादी की गई थी वो रुद्रसेन द्वितीय के साथ की गई थी। रुद्रसेन द्वितीय जो कि विष्णुवर्धी गोत्र के ब्राह्मण थे। विष्णुवर्धी गोत्र के ब्राह्मण थे। तो इतिहास ने अब यह मान लिया कि धारण प्रभावती के पीहर का गोत्र था। और ये धारण गोत्र जो है ये ब्राह्मणों में पाया जाता है। धारण गोत्र ब्राह्मणों में पाया जाता है। धन्यवाद। आज हमने आपको जो जानकारी उपलब्ध करवाई गुप्त वंश के बारे में, आप मन लगा के इसको पढ़ते रहिए। नेक्स्ट वीडियो जल्द ही आपको प्राप्त हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, ज्ञानवर्धक लगे, तो आप इस पे कमेंट कीजिए, इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।